Hello everyone, welcome back to All About Civil. लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि तनाव क्षमता निकालना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स नाम है यूनिट का। इसके अंदर ये टॉपिक्स हमें कवर करने थे जिसमें मटेरियल्स हमने कवर कर लिया, टाइप ऑफ मटेरियल्स हम पढ़ चुके हैं, टेंसाइल टेस्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्रेसिव टेस्ट और अगर टाइम बचता है तो हम इम्पैक्ट टेस्ट भी स्टार्ट कर लेंगे। एक बार आप जल्दी से पढ़ते जाइए। मटेरियल की डेफिनेशन, इसके बाद हमने पढ़ा था कि मटेरियल को हम किस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, यानी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्वालिटी के बेसिस पे हम अलग अलग उन्हें डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी है: कंडक्टिविटी, कोरोजन रेजिस्टेंस, डेंसिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, फ्रैक्चर टफनेस, हार्डनेस एंड प्लास्टिसिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मटेरियल के लिए जिनके बेसिस पे हम मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम लिस्ट बना देते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी इन मटेरियल के अंदर मिलेगी और दूसरी वाली प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं मटेरियल्स का। फिर हमने 4 मटेरियल्स पढ़े थे: इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। फिर हमने देखा था कि इलास्टिक मटेरियल क्या है। एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं इस वीडियो में, एक बार आप बस पढ़ लो डेफिनेशन में क्या लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। 3 फिगर एक्सप्लेन कर चुकी थी मैं लास्ट लेक्चर में। बस आप फिगर देखो और जल्दी से एक बार रिवीजन कर लो कि अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है इसमें। इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने पढ़ा था प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है। डेफिनेशन क्लियर होगी आपको ये। फिर इसके बाद हमने देखा था प्लास्टिक मटेरियल कैसे दिखते हैं। इसके बाद हमने डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी पढ़ा। डक्टिलिटी क्या होता है? ये डायग्राम था कि डक्टिलिटी कैसी प्रॉपर्टी है और ब्रेक मटेरियल फेल कैसे होता है। उसके बाद हमने कुछ सैंपल्स देखे थे कि सैंपल्स कैसे ब्रेक होते हैं और स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम देखा था ब्रिटल मटेरियल के लिए और डक्टाइल मटेरियल के लिए। नेक्स्ट हमें पढ़ा था कि ब्रिटल मटेरियल क्या है और उनकी डेफिनेशन। देखो फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सा एग्जांपल होगा और डक्टाइल के लिए कौन सा एग्जांपल होगा। फिर हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम देखा था डक्टाइल मटेरियल के लिए और ब्रिटल मटेरियल के लिए।
उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया था टॉपिक टेस्ट ऑन मटेरियल, और जो फर्स्ट टेस्ट था हमारे पास टेंशन टेस्ट, और उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, वो हमने स्टार्ट किया था। टेंसाइल टेस्टिंग प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द टेंसाइल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। टेंसाइल टेस्ट जब भी हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि मटेरियल की जो इलोंगेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी हो सकती हैं। टेंसाइल मीन्स तनाव, कि कितना तनाव किसी भी मटेरियल के अंदर आ सकता है। इससे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि जब उसमें खिंचाव लगेगा, दोनों फोर्स बाहर की साइड लगेंगी, तो कैसे मटेरियल के अंदर चेंज आएगा। ये हमने पढ़ा था टेंसाइल स्ट्रेंथ से। इसमें हमने एक ग्राफ बनाया था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, जिससे हमें मटेरियल की पूरी प्रॉपर्टी कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो मटेरियल के अंदर क्या क्या चेंज आने लगता है, और टाइम के साथ साथ जब वो लोड बढ़ते रहता है या फिर लगा रहता है कॉन्टिन्यूस, तो मटेरियल के अंदर चेंज किस फॉर्म में आता है, किस तरीके से आता है। ये हमने स्टडी किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम से। फिर हमने एक सैंपल देखा था। जैसे पहला सैंपल जब हमने टेस्ट करने के लिए लिया तो पहले कंडीशन ये थी, और फिर सेकंड कंडीशन जब मटेरियल ब्रेक हो गया, कप एंड नेक रीजन बन जाता है, तो ये टेंसाइल टेस्ट करते हुए मटेरियल फेल हुआ है। तो ऐसा कुछ दिखता है जब हम टेंशन टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद हमने यूटीएम होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, देखा था कि किस प्रकार हम कंप्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इसके लिए कौन सी मशीन हम यूज़ करते हैं। फिर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ का बेसिक पढ़ा था कि कैसे हम फाइंड करते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें किसी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं पता होती, तो अब हम मटेरियल को टेस्ट करते हैं कि कहाँ तक ये झेल सकता है लोड को और कहाँ ये फेल हो जाएगा मटेरियल। तो हम क्या करते हैं, यूटीएम के अंदर सैंपल लगाते हैं, उस पर लोड अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से हमें स्ट्रेस हमें पता होता है और स्ट्रेन हमें दिख जाता है कितना चेंज आ रहा है मटेरियल के अंदर। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये हमें मिल जाती हैं, और इन दो वैल्यूज़ के बेसिस पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बेसिस पे हम एक कर्व बना लेते हैं। ये लिखा है ना, रेड में लिखा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि बता देता है मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है और मटेरियल के अंदर फोर्स लगने के साथ साथ कैसे कैसे चेंज आ रहा है। ये वो ग्राफ था स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। फिर हमने इसमें जितने भी पॉइंट्स थे, यूटीएस, कहाँ तक इलास्टिक लिमिट फॉलो होती है, हुक्स लॉ, इसके अंदर ही एक पोर्शन रहता है इलास्टिक लिमिट, जहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने वो भी पढ़ा था कि हुक्स लॉ क्या है और उससे हमें क्या समझ आता है। फिर हमने पढ़ा था ब्रेक और रप्चर पॉइंट। ये जितने इसमें पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, यूटीएस, प्रोपोर्शनल इलास्टिक लिमिट, ब्रेक और रप्चर पॉइंट, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। देखो यूटीएस की डेफिनेशन एक बार आप पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन कोई दिक्कत होती है तो लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन्ड भी है। देखो उसके बाद हमने हुक्स लॉ पढ़ा था कि हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ की सिंपल सी बात कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन के। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये भी हमने पूरा पढ़ लिया था।
यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है और कैसे हमें पता चलता है कि किसी भी मटेरियल की अब यील्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट हो चुकी है। जब भी उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आने लगता है तब यील्ड स्ट्रेंथ शुरू हो गई होती है। फिर हमने देखा था कि टेंसाइल टेस्ट हम कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं और जो मशीन्स होती हैं उसमें कहाँ से कहाँ तक के वेट को हम बेयर कर सकते हैं और लगा सकते हैं किसी भी सैंपल में। तो ये जो वैल्यू दिख रही है 0.02 न्यूटन से लेकर 2000 किलो न्यूटन तक हम कितना भी लोड अप्लाई कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। फिर मैंने सारी टर्म्स को हिंदी में भी लिख दिया था, जैसे अधिकतम सामर्थ्य अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, पराभव सामर्थ्य यील्ड स्ट्रेंथ होती है, विभंजन रप्चर, विकृति कठोरता स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ग्रीवन क्षेत्र नेकिंग रीजन, आभासी सामर्थ्य अपरेंट स्ट्रेस और वास्तविक प्रतिबल फोर्स अपॉन एरिया। तो ये सब टर्म्स हिंदी में ही बता दी थी और एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी आपके पास हिंदी में है ही। ये कुछ डेफिनेशंस फटाफट से देख लो। यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ सिंपल सी बात, जहाँ किसी भी मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो पार्ट जहाँ मटेरियल की शेप चेंज होती है लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता मटेरियल जब हम फोर्स हटा देते हैं। तो जब भी किसी मटेरियल के अंदर ऐसा चेंज आ जाता है कि वो अपनी शेप में और अपने साइज़ में वापस नहीं जा पाता है और जैसा वो हो गया अब वो हमेशा उसी शेप में रह जाता है, तो उस डिफॉर्मेशन को, उस विकृति को हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और जहाँ ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। सेकंड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, किसी भी मटेरियल की मैक्सिमम वैल्यू जितना वो झेल सकता है और उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अधिकतम सामर्थ्य। एंड लास्ट वन इज विभंजक सामर्थ्य, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, जहाँ मटेरियल फेल हो जाता है, मटेरियल बोलता है इससे बाहर की, इससे ज़्यादा फोर्स मेरे बस की बात नहीं है और मटेरियल फेल हो जाता है, तो ये है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। फिर लास्ट में हमने एक कर्व भी देखा था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ये कर्व हमारे पास था। जब तक जैसे O और A वाला पोर्शन दिख रहा होगा आपको, ये वाला O से लेके A तक, तो मटेरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर रहता है, यानी कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स हम वापस से हटाते हैं तो मटेरियल अपनी शेप में आ जाता है, तो ये है इलास्टिक लिमिट। और फिर B, C, D, E, F हमने सारे पॉइंट्स भी डिटेल में डिस्कस किए थे कि भाग OA के अंदर क्या चेंज रहेगा, AB के अंदर क्या होगा, CD के अंदर क्या होगा। जल्दी से एक बार आप पढ़ लो। DE और EF के अंदर लास्ट में क्या चेंज आता है, ये सब भी हमने क्लियर कर लिया था। देखो अब हम नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अभी हमने पढ़ा था टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिमेन लेते हैं, कोई भी सैंपल लेते हैं, उसमें दोनों साइड फोर्स लगाते हैं और बाहर की साइड, जैसे मैंने दिया था फेविकॉल वाला एग्जांपल कि जब फेविकॉल का वो ऐड आता था, एक हाथी एक साइड भागता था और दूसरे वाला हाथी दूसरी साइड भागता था और बीच वाले मटेरियल पे जो फोर्स लगती थी
उन हाथी से वो थी टेंसाइल फोर्स, यानी कि किसी भी बॉडी पे जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है और इक्वल लगती है तो उस जो टेस्ट है, ऐसा अगर हम टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट को हम बोलेंगे टेंसाइल टेस्ट। कि किसी भी मटेरियल को अगर हम खींचते हैं उसमें तनाव आता है तो कितना तनाव वो झेल सकता है और कितने के बाद वो फेल हो जाता है, ये हमने पढ़ा था टेंसाइल टेस्ट में। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट बिल्कुल उस टेंसाइल टेस्ट का ऑपोजिट है, यानी कि बिल्कुल उस टेस्ट का विपरीत है। अब जो फेविकॉल में जो हाथी थे दोनों, एक अगर नॉर्थ में जा रहा था तो दूसरा साउथ में जा रहा था। अब हम क्या करेंगे, उन हाथी को बोल देंगे उल्टी साइड नहीं जाना है, तुम वापस टर्न हो जाओ अपने 180 डिग्री पे, यानी कि अब मटेरियल में अंदर की तरफ फोर्स लगाओ, अंदर की तरफ फोर्स लगाओ कि वो बेंड हो जाए। जैसे कि एक पेन लिया मैंने, एक हाथ से मैंने एक कॉर्नर पकड़ा और दूसरे हाथ से पेन का दूसरा कॉर्नर पकड़ा और पेन को अंदर की तरफ प्रेस करना स्टार्ट किया। तो अब जो मैं फोर्स लगाऊंगी किसी भी मटेरियल पर, किसी भी सैंपल पर, उसे हम बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स। यानी कि जब किसी मटेरियल पे मैं इक्वल फोर्स लगाऊंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन अंदर की साइड, तो उसे हम बोलेंगे कंप्रेसिव टेस्ट। और इस टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि मटेरियल के अंदर कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। कि कंप्रेशन के अंदर जब हम कंप्रेस कर देंगे मटेरियल को दोनों साइड से दबा देंगे तो मटेरियल कहाँ तक झेल सकता है वो कंप्रेसिव फोर्स, और किस वैल्यू के आने के बाद मटेरियल फेल हो जाएगा। अब यहाँ फेल कैसे होता है, यहाँ क्रश कर जाता है, मटेरियल क्रश कर जाता है यानी कि टूट जाता है बीच से। टेंशन टेंशन में तो मटेरियल खिंच रहा था और खिंच के उसकी लेंथ के अंदर चेंज आया और मटेरियल की लेंथ थोड़ा बढ़ी और फिर वो टूटा। लेकिन कंप्रेशन में क्या होता है, मटेरियल की लेंथ नहीं बढ़ती, फोर्स लगती है और मटेरियल क्रश कर जाता है। जब आप कॉलम पढ़ोगे सिविल इंजीनियरिंग के मेन सब्जेक्ट में तो आप पढ़ोगे कि कॉलम क्रशिंग से फेल होता है, कॉलम क्रश हो गया। तो अब क्यों क्रश होता है, क्योंकि क्रशिंग जब होती है कॉलम के अंदर कंप्रेसिव फोर्स की वजह से होती है। और कंप्रेसिव फोर्स किस फॉर्म में होती है, जब उस पर लोड लगता है, वेट लगता है, कंक्रीट का वेट लगता है, लाइव लोड लगता है। जब भी लोड लगता है किसी मटेरियल पे और वो उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगती है तो मटेरियल क्रश कर जाता है। तो वैसे ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है। देखो आप मशीन्स देख रहे होंगे, ये दो मशीन्स हैं, बेसिक मशीन्स, और अलग अलग मशीन्स हैं जिनके बेसिस पे, जिनके थ्रू हम कंप्रेशन टेस्टिंग करते हैं। पढ़ते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग क्या है। Compression testing is a very common testing method that is used to establish the compressive force or crush resistance of a material and the ability of a material to recover after a specified compressive force is applied and even held over a defined period of time. अब कंप्रेसिव टेस्टिंग क्या है। कंप्रेसिव टेस्टिंग एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि हम किसी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं और उस मटेरियल को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अगर मटेरियल उससे रिकवर हो पा रहा है तो उसका कंप्रेशन अच्छा है, वो कंप्रेस होके वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ पा रहा है। लेकिन अगर मटेरियल ऐसा नहीं कर पा रहा है और मटेरियल फेल हो जाता है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम है और वो ब्रेक हो गया। किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू तक वो लोड झेल सकता है, जो फोर्स दोनों ऑपोजिट साइड से लग रही है उसके पास तब तक वो झेल सकता है और उसके बाद वो फेल हो जाता है। तो ये है कंप्रेशन टेस्टिंग। दो मशीन्स आपको दिख रही होंगी, इनके हेल्प से हम कंप्रेशन टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट, compression tests are conducted by loading the test specimen between two plates.
अब हम कंप्रेशन टेस्ट कैसे करते हैं? कंप्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिमेन का मतलब कोई भी सैंपल, नमूना हम लेते हैं और उसके दोनों साइड प्लेट लगा देते हैं और उन दोनों प्लेट्स पर फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी कि मटेरियल पर दोनों साइड से प्लेट टाइप लगी होती है और वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, उस पर फोर्स लगाती हैं। एंड देन अप्लाइंग अ फोर्स टू द स्पेसिमेन बाय मूविंग द क्रॉस हेड्स टुगेदर। यानी कि दो साइड में प्लेट्स लगाई और प्लेट्स के थ्रू फोर्स लगती है उस मटेरियल पर। ड्यूरिंग द टेस्ट द स्पेसिमेन इज कंप्रेस्ड। अब जब टेस्ट होता है तो मटेरियल कंप्रेस हो जाता है, यानी कि दब जाता है। एंड डिफॉर्मेशन वर्सेस अप्लाइड लोड इज रिकॉर्डेड। अब जब ये फोर्स लग जाती है, स्पेसिमेन कंप्रेस हो जाता है, जो जितना डिफॉर्मेशन आता है, डिफॉर्मेशन यानी कि ओरिजिनल कुछ शेप साइज रहा होगा और जब उस पर फोर्स लग गई, जैसे हमने अभी टेंशन टेस्ट में 2 सैंपल्स देखे थे, स्टार्टिंग में सैंपल की शेप बिल्कुल सही थी, लेकिन जब उस पर टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म किया गया तो उसमें नेकिंग रीजन फॉर्म हो गया था, जब वो एकदम टूट गया था। तो जैसी शेप बाद में आती है और जैसी पहले होती है, उसमें जो चेंज है उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन, यानी कितना चेंज आया है। पहले सैंपल बिफोर टेस्ट करने से हमने सैंपल को देखा और जब हमने टेस्ट परफॉर्म कर लिया फिर लास्ट में हमने सैंपल को देखा, तो इन दोनों में जितना चेंज होगा उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, स्पेसिमेन को कंप्रेस कर देते हैं, तो हम एक कर्व बनाते हैं, यानी कि एक ग्राफ बनाते हैं। किस किस के बीच में? डिफॉर्मेशन और अप्लाइड लोड। कितना लोड हमने अप्लाई किया है ये, और उस लोड के साथ साथ कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, कितना चेंज आया है, ये हम देखते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग के अंदर। सिंपल सी बात, जैसे यूटीएम में टेंसाइल टेस्ट जब हम करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं बाहर की साइड किसी भी सैंपल पे और देखते रहते हैं कि लोड हमने लगा रखा है, कब तक मटेरियल झेलता रहेगा और किस पॉइंट पे आके मटेरियल फेल हो जाएगा और टूट जाएगा। तो जब हम बाहर की साइड फोर्स लगाते हैं जिससे मटेरियल खिंचता है, उसे हम बोलते हैं टेंसाइल टेस्ट। और कंप्रेशन टेस्ट होता है जब हम मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं अंदर की तरफ उसे दबाने के लिए, तो उस टेस्ट को हम बोलते हैं कंप्रेशन टेस्ट। टेंशन टेस्ट में हम परफॉर्म करते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, जबकि जब हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं तो हम ग्राफ बनाते हैं डिफॉर्मेशन और लोड के बीच में, अप्लाइड लोड और डिफॉर्मेशन के बीच में। इससे हमें पता चलता है कि टाइम के साथ साथ, लोडिंग के साथ साथ कितना डिफॉर्मेशन आया है हमारे सैंपल में। A compression test is any test in which a material experiences opposing forces that push inward upon the specimen from opposite sides or is otherwise compressed, squished, crushed और flattened। देखो अब कंप्रेशन के लिए कितने सारी टर्म्स यूज़ करी गई हैं। सबसे पहला स्क्वैश, जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो हम नींबू पे फोर्स लगाते हैं दोनों साइड से और उसे कंप्रेस कर देते हैं, तो वो भी एक एग्जांपल है कंप्रेशन का। दोनों साइड से जब हम अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं कि बिल्कुल नींबू में एक भी बूंद ना बचे, पूरा निचुड़ जाए वो, तो ये जो फोर्स है वो कंप्रेशन है। तो स्क्वैशिंग और क्रश, जैसे कॉलम क्रश करता है, जब कॉलम पे लोड लगता है, फोर्सेस लगती हैं, तो कॉलम क्रश कर जाता है, फेल हो जाता है, टूट जाता है। तो ये सब है कंप्रेशन कैसे कैसे होता है। अब इसमें भी वही बात बोली है, जब किसी भी मटेरियल पर हम फोर्स लगाते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अंदर की साइड, ऑपोजिट साइड्स में, या फिर हम मटेरियल को स्क्वैश करते हैं और क्रश करते हैं या फिर फ्लैट बनाने की कोशिश करते हैं। फ्लैट जब बनाएंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो बेलन से उसे फ्लैट करते हैं, तो वैसे वो भी एक कंप्रेशन है, क्योंकि आधी फोर्स ऊपर से बेलन से लगती है और नीचे चकले से, तो वो जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगती है, ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं कंप्रेशन।
The test sample is generally placed in between two plates that distribute the applied load across the entire surface area of two opposite faces. अब जब हम सैंपल को रखते हैं दो प्लेट्स के बीच में, तो जो लोड लगता है वो पूरा उसके एरिया में डिवाइड हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फोर्स जो हमने अप्लाई किया है वो कॉर्नर कॉर्नर पे रहता है, वो पूरे सैंपल के अंदर फैल जाता है, पूरे सैंपल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड देन द प्लेट्स आर पुश्ड टुगेदर बाय अ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कॉजिंग द सैंपल टू फ्लैटन। अब जो ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, ये बहुत यूनिवर्सल लिखा है ना इसमें, मतलब यूनिवर्सल कभी भी हमेशा के लिए, ये किसी भी कंडीशन में काम आ सकती है। टेंशन टेस्ट करना हो तो कर लो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, कंप्रेशन टेस्ट करना हो तो भी हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जब तक सैंपल को फ्लैट नहीं कर देती तब तक हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं कि फाइनली किस वैल्यू पे आके, किस लोड पे आके मटेरियल फ्लैट हो गया, कंप्रेस हो गया पूरी तरीके से। A compressed sample is usually shortened in the direction of the applied forces and expands in the direction perpendicular to force। देखो इसका क्या मतलब है कि हमने एक चॉक का पीस लिया, चॉक तो ब्रिटल मटेरियल हो गया, कुछ भी हमने ऐसा सैंपल लिया, हमने ऊपर से फोर्स लगाई। जैसे हम एक बैलून लेते हैं तो बैलून पे फोर्स लगाते हैं तो ऊपर और नीचे से तो दब जाता है, लेकिन साइड से उसका साइज़ बढ़ जाता है, साइड से वो फैल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं कंप्रेस्ड मेंबर पे तो उसकी जो अप्लाइड फोर्स वाली डायरेक्शन है, अब जैसे फोर्स लगाते हैं, हमने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं तो ऊपर से नीचे एरो आ रहा है फोर्स वाला, तो वो जो डायरेक्शन है बलून की वो कम हो जाती है, जबकि जो साइड वाला एरिया है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जो फोर्स की जो एरिया है, यानी कि बलून के साइड वाला एरिया, वो बढ़ जाता है, वो फैल जाता है। तो कंप्रेशन में यही बात है कि जब भी हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन में जो साइड है उसकी लेंथ कम हो जाती है, और जबकि कोई भी बलून है उसके साइड वाले एरिया बढ़ जाता है, उसकी डायमेंशन इंक्रीज हो जाती है। इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने बलून का एग्जांपल दिया क्योंकि आप सब इसे करके भी देख सकते हो डेली लाइफ में, और करके देखा भी होगा कि बलून को जब हम कंप्रेस करते हैं, दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं तो वो ऊपर नीचे तो कंप्रेस हो जाता है, उसका साइज़ कम हो जाता है, जबकि साइड से उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो ये कंप्रेसिव फोर्स का एक पॉइंट था। अ कंप्रेशन टेस्ट इज एसेंशियली द ऑपोजिट ऑफ द मोर कॉमन टेंसाइल टेस्ट। अब जो टेंशन टेस्ट मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि ये जो कंप्रेसिव टेस्ट है ये टेंशन टेस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि हम फोर्स लगाते हैं उसमें जो फोर्स वाली डायरेक्शन है उसका साइज़ कम होता रहता है और लेंथ बढ़ती रहती है, और जबकि इसमें जहाँ हम फोर्स लगाते हैं उसका साइज़ कम हो जाता है और परपेंडिकुलर साइड बढ़ जाती है। तो ये एकदम ऑपोजिट है कंप्रेशन टेस्ट और टेंशन टेस्ट। देखो अब पढ़ते हैं हिंदी में। संपीड़न परीक्षण एक ऐसी सामग्री पर बलों को लागू करके दिखाया जाता है जो इसे विपरीत दिशा से धक्का देता है और सामग्री को संकुचित, कुचल या चपटा होने का कारण बनता है। इस परीक्षण को करते समय परीक्षण का नमूना आमतौर पर दो विपरीत चेहरों के पूरे सतह क्षेत्र में लागू भाग को वितरित करने वाली दो प्लेटों के बीच रखा जाता है। देखो वही बात है इसमें कि दो प्लेट के बीच में हम किसी भी सैंपल को, नमूने को रखते हैं, जिसे बाद में एक सार्वभौमिक परीक्षण मशीन यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन द्वारा एक साथ धकेल दिया जाता है,
जिससे नमूना समतल हो जाता है। अब वो समतल हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। संपीड़ित परीक्षण नमूना आमतौर पर लागू बलों की दिशा में छोटा होता है और बल के लिए लंबवत दिशा में फैलता है। अब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसमें वो कम होता है, और जो डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, वहाँ वो फैलता है। संपीड़न परीक्षण अनिवार्य रूप से आमतौर पर लागू तनाव परीक्षण के विपरीत है। देखो वही बात, संपीड़न परीक्षण यानी कि कंप्रेसिव टेस्ट जो है वो एकदम विपरीत है तनाव परीक्षण के, टेंशन टेस्ट के, टेंसाइल टेस्ट के ऑपोजिट है कंप्रेशन टेस्ट। देखो संपीड़न परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य तनाव और विरूपण जैसे मौलिक चर को मापकर एक संपीड़न भार के तहत एक सामग्री के व्यवहार और प्रतिक्रिया को निर्धारित करना है। सामग्री पर लागू संपीड़ित बल के साथ सामग्री की लोचदार, मापक और संपीड़ित शक्ति, उपज शक्ति, अंतिम शक्ति, लोचदार सीमा और अन्य मापदंडों के बीच निर्धारित किया जाता है। इस विभिन्न मापदंडों को एक विशेष सामग्री से जुड़े मूल्यों को समझने से यह समझा जाता है कि क्या सामग्री कुछ अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है या यह कुछ तनावों के तहत विफल हो जाएगा। देखो ये हम कंप्रेशन टेस्ट जो करते हैं, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, कंप्रेशन टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सैंपल कितना फोर्स झेल सकता है और कितने पे ये फेल हो जाएगा। जैसे हम टेंशन टेस्ट में टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम देख रहे थे कि कितने वैल्यू तक ये झेल सकती है, मटेरियल झेल सकता है और उसके बाद फेल हो जाएगा। और कंप्रेशन टेस्ट संपीड़न परीक्षण में भी हम यही देखते हैं कि ये कहाँ तक की लिमिट के लिए कितने से कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऐसी हो सकती है जहाँ तक झेल पाए मटेरियल और उसके बाद मटेरियल फेल हो जाएगा। देखो आगे, आमतौर पर सामग्री के लिए एक संपीड़न परीक्षण के लिए नमूना को संपीड़ित करने के लिए नमूना की सतह पर कम से कम 2 पारस्परिक बलों की आवश्यकता होती है। अब जब भी हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं तो उसकी सरफेस पर मिनिमम 2 फोर्स लगनी चाहिए, मिनिमम 2। हालांकि इस बुनियादी आवश्यकता के अलावा कई अलग अलग अनुप्रयोग हैं जिनमें विभिन्न चर का संयोजक शामिल है। उदाहरण के लिए अधिक सामान्य संपीड़न परीक्षणों में नमूने के कई अक्षों पर लागू बल और उच्च और निम्न तापमान पर नमूने का परीक्षण करना शामिल है। मुख्य संपीड़न परीक्षण के उदाहरण एकवचन, द्विअक्षीय, त्रिअक्षीय, ठंडे तापमान, उच्च तापमान, थकान और रेंगना परीक्षण है। अब ये जो टेस्ट है बाइएक्सियल, ट्राइएक्सियल, टेम्परेचर को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कम टेम्परेचर है या ज़्यादा टेम्परेचर है, ये सब फैक्टर्स भी उसमें इफ़ेक्ट करते हैं। इन चीज़ों की वजह से भी कंप्रेशन टेस्ट थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो हम इन सबको भी देख लेते हैं। एक बार आप रीड कर लो ये हिंदी में जो एक्सप्लेन्ड है। दूसरा पैराग्राफ,
ये वाला लास्ट पैराग्राफ। ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। देखो आगे है कि कैसे हम टेस्ट करते हैं सैंपल को, उसकी फ़ोटो। अब 1 2 3 4 5 मशीन्स आपको दिख रही है। जैसे ये सैंपल है, हम इसके बीच में सैंपल को रख देते हैं। दूसरी मशीन देखो, ये जो स्पेस है हम यहाँ सैंपल को रख देते हैं। ये तीसरी मशीन, यहाँ पर सैंपल को रखते हैं। और यहाँ तो इन मशीन के अंदर हम सैंपल को रख देते हैं, अपनी वैल्यू फीड कर देते हैं कि इतना हमें लोड लगाना है और इतने टाइम के लिए। उसके बेसिस पे हम डिफॉर्मेशन वर्सेस कितना लोड लगाया है उसका एक ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ से हमें पता चलता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी मटेरियल की कैसे कैसे चेंज होती है। अब देखो बीच में स्पेसिमेन आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये पूरा स्पेसिमेन है। अब स्पेसिमेन में ऊपर लगा है मूवेबल हेड। ये किस लिए होता है? फिक्स करने के लिए। प्लेट को कितना भी सैंपल की हाइट हो सकती है तो उसे फिक्स करने के लिए इसमें ये मूवेबल हेड होता है, और हम उसकी मदद से स्पेसिमेन नमूने को उसके बीच में रखते हैं और उसे फिट कर देते हैं। और नीचे वाला जो फिक्स हेड है ये फिक्स रहता है। अब हम वैल्यू फीड करके इस पे कंप्रेशन लगाना स्टार्ट करते हैं ऊपर और नीचे से, और मटेरियल वेट करते हैं कि किस लोड तक आके मटेरियल फेल हो जाएगा और कितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंप्रेशन टेस्ट। अब जो हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि क्यों हम कंप्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। द गोल ऑफ अ कंप्रेशन टेस्ट is to determine the behavior or response of a material while it experiences a compressive load by measuring fundamental variables such as strain, stress and deformation। देखो कंप्रेसिव टेस्ट हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमें किसी मटेरियल का बिहेवियर पता चल जाए। अब जो हमारे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेन है और डिफॉर्मेशन है। स्ट्रेस मैंने बताया था प्रतिबल, किसी भी सैंपल पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर फोर्स डेवलप होती है, एक बल डेवलप होता है जो कि किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है, किसी भी चेंज आने से रोकता है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेन मैंने बताया था कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना चेंज आता है लेंथ में, डायमीटर में, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन, इन फैक्टर, इन चीज़ों से कैसे कोई सैंपल प्रभावित होता है और कैसे कैसे मटेरियल का बिहेवियर बदलता है। जैसे जैसे उसके अंदर स्ट्रेस बनता है कैसे उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है, फिर कैसे जब किसी बॉडी के अंदर स्ट्रेन आने लगता है तो उसका बिहेवियर कैसे हो जाता है, फिर जब डिफॉर्मेशन आने लगता है तो किसी मटेरियल का बिहेवियर कैसे हो जाता है। तो ये सब जानने के लिए हम परफॉर्म करते हैं कंप्रेशन टेस्ट, संपीड़न टेस्ट। बाय टेस्टिंग अ मटेरियल इन कंप्रेशन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट and the elastic modulus among other parameters may be determined।
जब हम कंप्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उससे हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चल जाती है, यील्ड स्ट्रेंथ पता चल जाती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, अल्टीमेट मैक्सिमम वाली कि कितना मैक्सिमम झेल सकता है वो वाली स्ट्रेंथ पता चल जाती है, इलास्टिक लिमिट पता चल जाती है। अब इसमें इलास्टिक लिमिट क्या होगी कि हमने फोर्स लगाई तो वापस से वो उसी शेप में आ गया। अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर आप ये काम कर रहे हो तो वापस से बॉडी अपनी शेप में आ जाएगी। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर आप चले गए, यानी कि इलास्टिक लिमिट के बाहर कैसे जाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगा दी तो मटेरियल कंप्रेस हो जाएगा हमेशा के लिए। एंड इलास्टिक मॉड्यूलस अमंग अदर पैरामीटर्स में बी डिटरमाइंड, और इलास्टिक मॉड्यूलस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये सब टर्म मैंने आपको हिंदी में बता दी थी जब हमने टेंशन टेस्ट पढ़ा था। तो ये सब वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी मटेरियल के लिए। विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज डिफरेंट पैरामीटर्स एंड द वैल्यूज़ associated with a specific material, it may be determined whether or not the material is suited for specific application or if it will fail under the specified stresses। देखो अब इस टेस्ट को करने का फ़ायदा क्या है, अब इस टेस्ट से हमें पता चल जाएगा, जैसे हमारे पास दो मटेरियल है, एक है हमारे पास A और दूसरा है B। अब हमें पता है कि किसी को ये कंडीशन है जहाँ पर इतनी फोर्सेस आती हैं और इतनी कंप्रेसिव फोर्सेस आती हैं, तो हम ए मटेरियल को टेस्ट करेंगे। ए मटेरियल के लिए यूटीएम में डालेंगे और उसका पूरा ग्राफ बनाएंगे डिफॉर्मेशन और लोड के बीच में। फिर हम बी मटेरियल के साथ भी यही काम करेंगे, उस सैंपल को हम टेस्ट करेंगे, उसका जो डिफॉर्मेशन और लोड वाला ग्राफ होगा उसे ड्रॉ करेंगे, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब हम दोनों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे दोनों को कंपेयर करके हम देखेंगे कि कौन सा मटेरियल हमारे काम के लिए बेस्ट है, कौन सा मटेरियल हमें ज़्यादा सुविधा देगा और कौन सा फेल नहीं करेगा। अब सपोज़ वहाँ 100 किलो न्यूटन वाली फोर्स कंप्रेसिव आ रही थी और जो हमारा सैंपल झेल सकता था हमने वो 50 वाला लगा दिया, तो वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, क्योंकि 100 किलो न्यूटन वाली फोर्सेस आ रही थी और जबकि हमने जो मटेरियल लगाया था उसकी झेलने की क्षमता थी सिर्फ 50, यानी कि वो फेल हो गया। जबकि एक दूसरा सैंपल जो हमने टेस्ट करा है उसकी है 120 किलो न्यूटन झेलने की क्षमता और लोड आ रहा है 100, तो अब हमारा स्ट्रक्चर सेफ है, यानी कि जितने लोड आ रहे हैं वो उतने पे फेल नहीं होगा बल्कि उससे भी ज़्यादा झेल सकता है कंप्रेशन को। कंप्रेशन टेस्ट हम करते हैं तो इससे हमें यही आइडिया होता है कि कितना किसी भी सिचुएशन के अंदर हमारा मटेरियल सस्टेन कर जाएगा, रह जाएगा, झेल पाएगा, और झेल पाएगा तो किस वैल्यू तक झेल पाएगा, और अगर नहीं झेल पाएगा तो हम उस मटेरियल को वहाँ से हटा देते हैं और उसका यूज़ वहाँ पर नहीं करते। तो ये बेसिक पर्पस है कि हम कंप्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कॉलम कंप्रेसिव मेंबर होता है। सिविल इंजीनियरिंग में अब आगे सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें कॉलम, बीम, इन सब का आइडिया, बेसिक आइडिया आपको मिलना स्टार्ट हो गया होगा। तो कॉलम पे जितनी फोर्स लगती है वो कंप्रेशन झेलने के लिए होता है। अब जैसे लोड कंप्रेशन आता है, स्लैब का लोड ट्रांसफ़र होता है कॉलम के थ्रू, तो कॉलम पर कंप्रेशन वाली फोर्स लगती है, तो कॉलम हमारा कंप्रेसिव मेंबर है। तो अब जब हम टेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि कंक्रीट उसमें हमने डाल रखा होगा कि कंक्रीट कितना झेल सकता है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है और कितने पे कंक्रीट फेल कर जाता है, क्योंकि ऐसा कोई मटेरियल तो नहीं है जो कभी फेल ही नहीं होगा, जो हमेशा हर कंडीशन में स्ट्रेंथ देता रहेगा। तो हर मटेरियल की अपनी एक वैल्यू होती है जहाँ तक वो मैक्सिमम झेल सकता है और जिसके बाद वो मटेरियल फेल हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो कि फेल ना हो और अपनी सर्विस प्रोवाइड करता रहे बिना फेल हुए, बिना फ्रैक्चर हुए। तो ये है कंप्रेशन टेस्ट का पर्पस कि हम क्यों कंप्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्रेशन टेस्ट। इन जनरल अ कंप्रेशन टेस्ट फॉर अ मटेरियल involves at least two opposing forces
directed towards each other applied to the opposite factor of face of the test sample so that the sample is compressed। देखो वही जनरल डेफिनेशन लिखी है पहले तो कि कंप्रेशन टेस्ट हम कैसे करते हैं, लोड लगा देते हैं और मटेरियल की तरफ लोड लगाते हैं जिससे कि वो फ्लैट हो जाए और कंप्रेस हो। However, there are many different variations to these basic test setup that involve any combination of different variables। अब इस टेस्ट को करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। The more common compression test involves forces applied to more than one axis of the specimen as well as testing of the sample at elevated and lower temperature। अब देखो हमने पढ़ा था कि कुछ फैक्टर्स का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर कैसा है, हम कम टेम्परेचर पर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं या ज़्यादा टेम्परेचर पे कर रहे हैं। अगर हम कम टेम्परेचर पे परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास अलग वैल्यू आएगी, ज़्यादा टेम्परेचर पर परफॉर्म करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। तो इसमें वही बात लिखी है कि अलग अलग कंडीशंस क्या हो सकती है, यूनिएक्सियल यानी कि एक ही एक्सिस में, बाई एक्सियल 2 एक्सिस एक्स और वाई, ट्राइएक्सियल 3 एक्सिस में लगेगा, कोल्ड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एलिवेटेड टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर यानी टेम्परेचर कम है और एलिवेटेड में टेम्परेचर काफ़ी हाई है। फिर फटीग कि लोड लगा रहे हैं हटा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं हटा रहे हैं, फिर से लगाया फिर हटा दिया। और क्रीप कि परमानेंट वो लोड लगा रहेगा तब क्या चेंज आएगा। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनका हम टेस्ट कर सकते हैं, ये भी कंप्रेशन का टाइप है। Are all examples of different compression tests that may be performed upon a material। ये सब यूनिएक्सियल एक एक्सिस में लगता है, बाई एक्सियल 2 एक्सिस में लगता है, एक्स एक्सिस जैसे हम ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई के बीच में, तो जब 2 एक्सिस पे कंप्रेशन लगता है तो मटेरियल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कैसे चेंज होती है, बाई एक्सियल में हम ये पढ़ते हैं। ट्राइएक्सियल में हम देखते हैं कि जब 3 एक्सिस से फोर्स लगती है तो मटेरियल में कैसा चेंज आता है, ये ट्राइएक्सियल में पढ़ते हैं। फिर कोल्ड टेम्परेचर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ मटेरियल कैसे बिहेव करता है। फिर एलिवेटेड टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर जहाँ बहुत ज़्यादा हो वहाँ मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी होती है। और फिर फटीग यानी बार बार हम लोड लगाते हैं हटाते हैं, एक साइकिल, लोड लगा हट गया, फिर से लोड लगा फिर से हट गया, फिर लोड लगाया फिर हटा दिया, यानी कि रिपीटेड साइकिल जब होती है। और क्रीप क्या होता है कि जब परमानेंट हमने लोड लगा दिया बहुत सारे टाइम के लिए तो ये क्रीप होता है। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी कंडीशंस थी जिसमें हमने पढ़ा कि कंप्रेशन टेस्ट का पर्पस क्या है और कितने टाइप से ये टेस्ट हो सकता है। देखो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। देखो आप आज वाला देख लो, पर्पस देख लो। ये पर्पस है कंप्रेशन टेस्ट का। और उसके बाद हमने भी देखा है टाइप्स ऑफ कंप्रेशन टेस्ट। देखो तो आज हमने कवर कर लिया है कंप्रेशन टेस्ट, इसका थोड़ा सा पोर्शन हिंदी वाला रह गया है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और फिर स्टार्ट कर लेंगे इम्पैक्ट टेस्ट।
कंप्रेशन टेस्ट का बेसिक आइडिया समझ आया होगा कि कंप्रेशन टेस्ट होता क्या है, क्यों हम करते हैं और कितने टाइप से हो सकता है। हिंदी वाली टर्म्स मैंने एक्सप्लेन कर दी थी कि क्या क्या हिंदी में हम उन्हें बोलते हैं। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इम्पैक्ट टेस्ट और इसका बचा हुआ हिंदी वाला पोर्शन। तब तक के लिए अभी जो टॉपिक्स पढ़ा है उसे रिवाइज करिएगा, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व देयर। थैंक यू।